ज्ञानभारती इंडिया स्कूल कक्षा 12 विषय नामक मूल तत्व पार्ट 1 लेसन नंबर 7 साझेदारी पेड़ी का विसर्जन। अब साझेदारी पेड़ी के विसर्जन के अंदर हमने पहले जो प्रस्तावना में दिखे तो साझेदारी का प्रवेश, निवृत्ति, मृत्यु के कारण साझेदारी में बदलाव हो परंतु धंधा चालू रहे, ऐसे व्यवहारों का अभ्यास किया गया। साझेदारी का अंत आता है, फिर भी साझेदारी पेड़ी का विसर्जन नहीं होता है। जब चालू पेड़ी और उनका धंधा बंद हो जाए, सभी साझेदार मुक्त हो जाए, तब साझेदारी पेड़ी का और साझेदारी का अपने आप अंत आता है। यानी चालू पेड़ी और उसका धंधा बंद हो जाए, सभी साझेदार पेड़ी में से मुक्त हो जाए, तब साझेदारी पेड़ी का भी और साझेदारी का भी अपने आप अंत आता है। अब पहले अपने देखें कि विसर्जन का अर्थ, विसर्जन अर्थात क्या? कि विसर्जन अर्थात संबंधित बातों के अस्तित्व का अंत, यानी कि सभी बातों का अंत आ जाता है। साझेदारी और साझेदारी पेड़ी के विसर्जन के संदर्भ में अभ्यास करना है। दो बातों का विसर्जन ध्यान में लिया जाता है। पहला है साझेदारी पेड़ी का विसर्जन और दूसरा साझेदारी का विसर्जन। अब साझेदारी पेड़ी का विसर्जन के अंदर जब साझेदारी पेड़ी अपना व्यावसायिक कामकाज हमेशा के लिए बंद करे अर्थात कि कानूनी दृष्टि से पेड़ी का अस्तित्व हमेशा के लिए मिट जाता है, तो उसे साझेदारी पेड़ी का विसर्जन करते हैं। अब संक्षिप्त में बताएं कि जब चालू पेड़ी बंद हो जाए और उनका धंधा बंद किया जाए, तब उसे पेड़ी का विसर्जन करते हैं। अब एक के अलावा जो बाकी के सभी साझेदार पेड़ी में से मुक्त हो, तब भी साझेदारी का अंत आता है। एक व्यक्ति से पेड़ी चलती नहीं है, एक के अलावा सभी साझेदार जो मुक्त होने की मांग करता है, तब भी साझेदारी का अंत आता है। और चालू रहने वाले एक साझेदार अब पेड़ी का अस्तित्व व्यक्तिगत मालिक बन जाता है, तो पेड़ी का विसर्जन होता है। कितनी बार पेड़ी का चालू धंधा कोई जॉइंट स्टॉक कंपनी को बेच दिया जाए, तब भी साझेदारी पेड़ी का विसर्जन हुआ माना जाता है। अब यह पेड़ी और साझेदारी का विसर्जन। अब पेड़ी का विसर्जन और साझेदारी का विसर्जन। पहले अपने देखेंगे पेड़ी का विसर्जन कि भारतीय साझेदारी कानून की कलम 39 के अनुसार पेड़ी का विसर्जन करके सभी साझेदार मुक्त हो जाए, तब उनके बीच साझेदारी का क्या होता है? अंत आता है और उसे पेड़ी का विसर्जन करते हैं। और साझेदारी का विसर्जन करके पेड़ी बंद की जाती है, तब पेड़ी का विसर्जन हुआ करते हैं। अब यहाँ पे संपत्तियाँ बेचकर पेड़ी का धंधा बंद होता है। संपत्तियाँ बेचकर उसकी उपज में से पेड़ी की जिम्मेदारी चुकाई जाती है और बची हुई रकम में से साझेदारों की पूंजी उनके करार के प्रमाण में वापस की जाती है। अब पहले साझेदारी, जब पेड़ी का समग्र धंधा बेच दिया जाए तो साझेदारी पेड़ी का विसर्जन हुआ करते हैं। अब साझेदारी का विसर्जन, साझेदारी का विसर्जन जब कोई अब साझेदारी का विसर्जन यानी जब कोई एक साझेदार की निवृत्ति, मृत्यु, दिवालियापन या अन्य कारणों से धंधा बंद न किया जाए और बाकी के साझेदार धंधा चालू रखें, तब पुरानी साझेदारी का विसर्जन कहेंगे। और धंधे में से जाने वाले साझेदार के अलावा बाकी के साझेदार धंधा चालू रखता है और उसके परिणाम स्वरूप नई साझेदारी की रचना होती है, नई साझेदारी अस्तित्व में आती है। अब सामान्य संजोग में चालू रहने वाले साझेदारों के बीच साझेदारी का प्रमाण बदलता है और इन संजोगों में पेड़ी का विसर्जन नहीं होता है, परंतु साझेदारी की पुनर्रचना यानी पुनर्गठन नई बनाई जाती है
और पेड़ी का अस्तित्व क्या रहता है, चालू रहता है। अब अपने अंदर समझेंगे, समझ में आ जाएगा कि साझेदारी का विसर्जन और साझेदारी पेड़ी का विसर्जन, उसका अर्थ क्या है कि साझेदारी का पुनर्गठन अर्थात साझेदारी का विसर्जन, जबकि साझेदारी पेड़ी का विसर्जन अर्थात कि साझेदारी पेड़ी का हमेशा के लिए अंत आ जाता है, अर्थात कि साझेदारी पेड़ी का विसर्जन हो जाता है, यानी पेड़ी बंद हो जाती है। उसमें साझेदारी के विसर्जन में क्या होता है कि पेड़ी का अस्तित्व चालू रहता है, जब साझेदारी पेड़ी के विसर्जन में पेड़ी का अस्तित्व का अंत हो जाता है। अब साझेदारी के विसर्जन में हिसाबी चौपड़े चालू रहते हैं, जब साझेदारी पेड़ी के विसर्जन में क्या होता है, हिसाबी चौपड़े बंद कर दिए जाते हैं। अब साझेदारी का विसर्जन में हिसाबों का निपटारा नहीं होता है, परंतु पुनः मूल्यांकन खाते में से उपस्थित होने वाला लाभ या हानि क्रमशः साझेदारों के पूंजी खाते जमा या उधार किया जाता है और पेड़ी में से जाने वाले साझेदार का हिसाब कर दिया जाता है। यानी जो साझेदार चला जाता है उसका हिसाब कर दिया जाता है या और उसमें पुनः मूल्यांकन की रचना की जाती है। जो उपस्थित होने वाला है उसको लाभ और हानि साझेदार के अपने पूंजी खाते या चालू खाते में उधार या जमा करते हैं। जबकि साझेदारी पेड़ी के विसर्जन के अंदर क्या होता है कि हिसाबों का निपटारा होता है और वसूली खाते द्वारा संपत्तियों का निकाल करके दायित्व चुकाया जाता है और जो रकम बचती है तो साझेदारों के बीच उसके हिसाबों के निपटाए पेटे रकम चुकाई जाती है। और फिर अदालत का हस्तक्षेप। अब साझेदारी का विसर्जन स्वैच्छिक होने से अदालत के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती, यानी साझेदारी का विसर्जन के अंदर अदालत का हस्तक्षेप नहीं होता है। जब साझेदारी पेड़ी के विसर्जन के अंदर क्या होता है कि जब जरूरत हो तब अदालत द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है। अब साझेदारी का विसर्जन हो परंतु साझेदारी पेड़ी का विसर्जन न भी हो, यानी साझेदार का विसर्जन हो जाता है पर साझेदारी पेड़ी का विसर्जन होता नहीं है, साझेदारी पेड़ी चालू रहती है। जबकि साझेदारी पेड़ी के विसर्जन में क्या होता है कि साझेदारी पेड़ी के विसर्जन हो तो अपने आप क्या हो जाता है, साझेदारी का विसर्जन पेड़ी का भी विसर्जन हो जाता है। अब अपनी साझेदारी पेड़ी के विसर्जन यानी कि साझेदारी के पेड़ी के विसर्जन के बारे में निम्न असर जो है उसके अंदर पेड़ी की विसर्जन की रीति या पद्धति, कौन सी विधि से साझेदारी पेड़ी का विसर्जन होता है वो, दूसरा विसर्जन के हिसाबों का निपटारा के संदर्भ में कानूनी और अन्य प्रावधान, तीसरा विसर्जन की सामान्य विधि या प्रक्रिया। अब उसके अंदर पहले अपने देखेंगे कि पेड़ी के विसर्जन की पद्धतियाँ कौन सी है। तो भारतीय साझेदारी कानून 1932 के अनुसार साझेदारी पेड़ी का विसर्जन निम्न दो रीतियों से किया जाता है। एक तो पहला सामान्य विसर्जन या अदालत के हस्तक्षेप के बिना विसर्जन और दूसरा है अदालत द्वारा विसर्जन। अब अपने सामान्य विसर्जन या तो अदालत के हस्तक्षेप के बिना विसर्जन किसे कहते हैं, तो अदालत के हस्तक्षेप के बिना निम्नलिखित किसी भी तरह से साझेदारी पेड़ी का विसर्जन होता है। अब यहाँ जो सामान्य विसर्जन के अंदर सर्वसम्मति से जब सभी साझेदार पेड़ी का विसर्जन करने के लिए सम्मत हो तब साझेदारी पेड़ी का विसर्जन चाहे जिस समय पर हो सकता है और जिसे स्वैच्छिक विसर्जन कहते हैं। तो सभी साझेदार सम्मत हो जाए तो साझेदारी पेड़ी का विसर्जन कोई भी समय पे हो सकता है, उसे ऐच्छिक विसर्जन कहते हैं। अब करार द्वारा जब साझेदारों के बीच पहले से निश्चित हुए करार की शर्तों के अधीन साझेदारी पेड़ी का विसर्जन हो जाता है। करार के अंदर समय अवधि निश्चित की गई हो तो उस करार का समय पूर्ण हो जाता है तो पेड़ी का विसर्जन हो जाता है। अब तीसरा है कानून द्वारा विसर्जन। अब कानून द्वारा पेड़ी का विसर्जन अनिवार्य विसर्जन होता है। उसमें पहला है कि पेड़ी के सभी साझेदार अथवा एक के अलावा सभी साझेदार दिवालिया घोषित हो जाए, यानी एक के अलावा सभी साझेदार जो दिवालिया घोषित हो जाता है तो क्या होता है, पेड़ी का विसर्जन हो जाता है।
और दूसरा है कि पेढ़ी का धंधा चलना गैर कानूनी हो, यानी धंधा चलाना गैर कानूनी बन जाता है तो भी पेढ़ी का विसर्जन होता है। यानी कानून के द्वारा विसर्जन के अंदर क्या होता है कि पेढ़ी के सभी साझेदार अथवा एक के अलावा जो सभी साझेदार दिवालिया घोषित हो जाए तो क्या होता है, पेढ़ी का विसर्जन होता है। दूसरा कि पेढ़ी का धंधा चलाना गैर कानूनी हो और कानून के बिना जो धंधा चलाता हो तब भी पेढ़ी का विसर्जन हो जाता है। अब कोई पांचवा पॉइंट है कि निश्चित घटना के कारण यदि साझेदारी पेढ़ी अमुक निश्चित अवधि के लिए ही हो तो अवधि पूरी होने पर भी विसर्जन हो जाता है। अवधि पूर्ण होते अपने आप विसर्जन हो जाता है। अभी किसी निश्चित उद्देश्य के लिए स्थापित की गई हो और वो उद्देश्य पूर्ण हो जाता है तब भी पेढ़ी का क्या होता है, अपने आप विसर्जन हो जाता है। अब पांचवा है कि नोटिस द्वारा विसर्जन के स्वैच्छिक साझेदारी के संजोग में कोई भी साझेदारी पेढ़ी का विसर्जन करने का अपना इरादा दर्शाती हुई लिखित नोटिस अन्य साझेदारों को देता है और इस नोटिस में दर्शाई तारीख से अथवा नोटिस मिले तब से उनके बीच की साझेदारी का अंत आता है। इस प्रकार पेढ़ी का विसर्जन होता है। यानी सामान्य विसर्जन के अंदर कितने पॉइंट, 5 पॉइंट याद रखना है। एक तो सर्वसम्मति से, करार द्वारा, कानून द्वारा, निश्चित घटना के कारण और नोटिस द्वारा। अब दूसरा पॉइंट है अदालत द्वारा विसर्जन। कोई भी साझेदार अदालत द्वारा आवेदन करे तो निम्नलिखित संजोगों में अदालत पेढ़ी के विसर्जन करने का आदेश कर सकती है। उसमें पहला पॉइंट है कोई साझेदार अस्थि दिमाग का हो जाए यानी पागल हो जाए। दूसरा, कोई साझेदार पेढ़ी में अपने कर्तव्य निभावे में असमर्थ हो, वो अपना कर्तव्य अच्छी तरह से निभाता न हो तब भी विसर्जन अदालत द्वारा कराना पड़ता है। तीसरा है कि कोई साझेदार पेढ़ी या पेढ़ी के व्यवसाय के हित के विरुद्ध में व्यवहार करे, मतलब पेढ़ी के विरुद्ध कोई व्यवहार करे तब भी विसर्जन। कोई साझेदार व्यवसाय की शर्तों का बार बार जानबूझकर भंग करता हो, यानी कि साझेदारी पेढ़ी के अंदर साझेदारों के व्यवसाय की जो भी शर्तें बताई हो, उस नियम दिया गया उस नियम का वो बार बार उल्लंघन करे। एक बार करे तो माफ़ कर दे, 2 बार करना पड़े, लेकिन वो सतत उल्लंघन करता हो तब क्या करते हैं, उसका जानबूझकर भंग करता हो तो उसको भी अदालत उसका विसर्जन करने को कहती है। कोई साझेदार पेढ़ी में से अपना संपूर्ण भाग अन्य साझेदारों की सम्मति के बिना कोई त्रायित पक्ष को बेच दे तब भी विसर्जन होता है। पेढ़ी के अन्य साझेदारों की सम्मति लेनी आवश्यक होती है। पेढ़ी लगातार हानि करती रहती है और हानि के अलावा पेढ़ी का व्यवसाय चल सके ऐसा ना हो तो भी क्या होता है, विसर्जन करना पड़ता है। मानो कि नया व्यवसाय हो और 1 साल 2 साल हानि हो तो चला, लेकिन सतत ही हानि होती रहती हो तो क्या करना पड़ेगा, अंत में उसका पेढ़ी बंद कर देनी पड़ती है। अदालत योग्य लगे ऐसे अन्य किसी भी संजोग में पेढ़ी के विसर्जन का आदेश कर सकती है। अब विसर्जन के हिसाबों के निपटारा के संबंध में कानूनी और अन्य प्रावधान। उसमें पहला क्या है कि पेढ़ी की हानि के संदर्भ में अब भारतीय साझेदारी कानून के अनुसार विसर्जन के समय होने वाले नुकसान, पूंजी हानि सहित निम्न अनुसार अमल में रखा जाता है। उसमें पहला है कि प्रथम पेढ़ी के लाभ में से आप लिखित कर सकते हैं। प्रथम पेढ़ी के लाभ में से अपने आप लिखित कर सकते हैं विसर्जन। यदि लाभ पर्याप्त न हो तो साझेदार की पूंजी में से भरपाई होती है। पेढ़ी में हानि हुई हो तो लाभ पर्याप्त हो तो उसमें से, यदि लाभ पर्याप्त न हो तो साझेदार की जो पूंजी होती है उसमें से भरपाई किया जाता है। और तीसरा, यदि पूंजी भी पर्याप्त न हो तो ऐसी हानि साझेदार अपने लाभ हानि के प्रमाण में बांट लेते हैं और उसके लिए ज़रूरत के अनुसार अपनी निजी संपत्ति में से भी भरपाई करनी पड़ती है। दूसरा क्या है कि पेढ़ी का ऋण
और साझेदारों का निजी ऋण। अब साझेदारों का दायित्व असीमित है, इसलिए पेढ़ी के तीसरे पक्षकार के ऋण के लिए प्रत्येक साझेदार व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से क्या होता है, जिम्मेदार होता है। पेढ़ी की संपत्तियां पेढ़ी के ऋण के लिए और साझेदारों की निजी संपत्ति निजी ऋण के लिए कायदा अनुसार उपयोग में ले सकते हैं। जो पेढ़ी की संपत्तियां हो तो पेढ़ी के ऋण के लिए ले सकते हैं, और निजी संपत्ति हो तो अपना निजी ऋण चुकाने के लिए उपयोग में ले सकते कानून के द्वारा। परंतु साझेदारों की अमर्यादित जिम्मेदारी होने के कारण उसकी निजी संपत्तियां का उपयोग निजी दायित्व चुकाने के बाद जो रकम बची हो तो पेढ़ी के दायित्व चुकाने के लिए भी उसका उपयोग किया जाता है। तीसरा पॉइंट है साझेदारों की पेढ़ी की लोन। साझेदारी पेढ़ी के विसर्जन में पेढ़ी की संपत्तियां को बेचकर उसकी उपज में से सर्वप्रथम विसर्जन खर्च और उसके बाद पेढ़ी का दायित्व चुकाया जाता है। कि साझेदारी पेढ़ी के विसर्जन के समय पेढ़ी की संपत्तियां बेचकर पेढ़ी की जो संपत्तियां बेची जाती है और उसकी जो भी उपज होती है उसमें से अपने पहला कौन सा खर्च चुकाया जाता है, सर्वप्रथम विसर्जन खर्च ही चुकाया जाएगा, उसके बाद ही पेढ़ी का दायित्व चुकाया जाता है। और उसके बाद भी जो रकम बचती है तो उसमें से साझेदारों ने पेढ़ी को दी लोन की रकम चुकाई जाती है। पेढ़ी का दायित्व चुकाने के बाद बची रकम एक की अपेक्षा अधिक साझेदारों के दी लोन वापस करने के लिए अपर्याप्त हो और साझेदारों के पास से निजी कुछ भी वसूल हो सके ऐसा न हो तो ऐसे साझेदार की लोन के प्रमाण में लाभ हानि के जो प्रमाण दिया है उस लाभ हानि के प्रमाण में उसे चुकाई जाती है। अब साझेदार की पत्नी की लोन। अब साझेदार की पत्नी की लोन की अगर अपने स्त्री धन में से पेढ़ी को लोन दी हो तो ऐसी लोन की रकम साझेदार के सामान्य ऋण की तरह ही तीसरे पक्षकार के दायित्व की तरह चुकाई जाती है। यानी कि साझेदार की पत्नी जो अगर उसकी स्त्री धन अपने पास का जो कुछ भी रकम है तो उसमें से पेढ़ी को लोन दी हो तो वो रकम सामान्य ऋण की तरह ही उसे दायित्व चुकाना पड़ता है। परंतु यदि पति की रकम में से पेढ़ी को लोन दी हो तो वह साझेदार की लोन ही गिनी जाएगी। पति की लोन में से जो रकम दी हो तो साझेदार की लोन गिनी जाएगी, और जो पत्नी अपने पास के स्त्री धन अपने पास में जो भी धन है उसमें से जो रकम चुकाए तो क्या माना जाता है, सामान्य ऋण की तरह तीसरे पक्षकार के दायित्व की तरह ही उसको चुकाना पड़ता है। अब 5 नंबर है कि साझेदारों की जिम्मेदारी। साझेदार की जिम्मेदारी असीमित है। यदि कोई साझेदार या एक से अधिक साझेदारों के दिवालिया होने पर समस्त साझेदार को पेढ़ी का दायित्व अपनी निजी संपत्ति में से भी चुकाना पड़ता है। कोई एक साझेदार या एक से अधिक साझेदार दिवालिया घोषित हो जाए यानी वो चुका सके ऐसी स्थिति में न हो तो दिवालिया घोषित हो जाए और जो साझेदार बचा है और वह पेढ़ी की साझेदार के पेढ़ी का दायित्व चुकाने के लिए अपनी निजी संपत्ति भी साझेदारों को जिम्मेदारी चुकाने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। अब 6 नंबर है कि पेढ़ी की संपत्तियों की उपज का वितरण। अपने पास में पेढ़ी की जो भी संपत्तियां हैं उस संपत्ति के उपज का भुगतान अपने निम्न क्रम में किया जाता है। पहले क्या किया जाएगा, संपत्तियां बेची जाएगी, उसमें से सर्वप्रथम हमेशा पेढ़ी का विसर्जन खर्च ही चुकाया जाता है। उसके बाद में त्राहित पक्ष का दायित्व चुकाया जाएगा। उसके बाद में साझेदारों की लोन चुकाई जाएगी। उसके बाद में जो रकम बचेगी तो अंत में साझेदारों की पूंजी और चालू खाते की रकम वापस की जाती है। यदि फिर भी जो रकम बचे तो लाभ हो तो उसे सभी साझेदारों के बीच लाभ हानि के प्रमाण में बांट दिया जाता है। यानी संपत्तियां की उपज होती है तो पहला विसर्जन खर्च, दूसरा त्राहित पक्ष यानी तीसरे पक्ष का जो भी दायित्व है वो चुकाया जाएगा,
उसके बाद में साझेदार की लोन चुकाई जाती है, वो भी रकम बची तो साझेदारों की पूंजी या चालू खाता की रकम वापस की जाएगी। और रकम चुकाने के बाद में भी जो संपत्तियां बेचने से रकम बची हो तो लाभ हो तो सभी साझेदारों को भी उसके लाभ हानि के प्रमाण में उसको बांट दिया जाता है, और लाभ हानि का प्रमाण ना दिया हो तो समान भाग में उसको बांट देंगे। अब उसके बाद में जो आता है विसर्जन की सामान्य विधि या प्रक्रिया, ये परीक्षा में पूछा जाता है थियरी में कि साझेदारी पेड़ी का विसर्जन होने पर उसकी संपत्तियां बेचकर प्राप्त आय में से पहले बताए अनुसार क्रमानुसार भुगतान किया जाता है। यानी विसर्जन की हिसाबी असर के परिणाम स्वरूप पेड़ी के हिसाबी चौपड़े बंद होते। यानी कि इस विसर्जन की सामान्य प्रक्रिया, सामान्य विधि क्या है, जो अपने अभी पेड़ी के संपत्तियों की उपज देखिए, यही पॉइंट उसमें लिखना पड़ेगा। अब उसके बाद में विसर्जन की हिसाबी असर है। साझेदारी पेड़ी का विसर्जन होने पर उसकी संपत्तियां बेचकर प्राप्त आय में से दायित्व चुकाया जाता है। यदि रकम बचे तो पूंजी वापस की जाती है, हिसाबी बहिया बंद की जाती है, और समग्र कार्यविधि के अमल के लिए निम्न हिसाबी असर है उसको देनी पड़ती है। पहली हिसाबी असर के अंदर क्या है कि आवश्यक खाते खोले जाते हैं। अब आवश्यक खाते में कौन सा खाता है तो हमने देखेंगे वसूली खाता। वसूली खाता का दूसरा नाम है संपादन खाता या तो माल मिलकत निकाल खाता। यानी वसूली खाते के दूसरे नाम है संपादन और माल मिलकत निकाल खाता। दूसरा साझेदारों के लोन का खाता, तीसरा साझेदारों का पूंजी या चालू खाता, और चौथा रोकड़ या बैंक खाता। हमने पहले वसूली खाता, वसूली खाते में भी टिप्पणी पूछी जाती है। अब वसूली खाता के अंदर पेड़ी के विसर्जन के समय पेड़ी की जो भी संपत्तियां होती है और दायित्व के निपटारे की हिसाबी असर देने के लिए तैयार किया गया खाता उसे वसूली खाता कहते हैं। कि पेड़ी के विसर्जन के समय पेड़ी की संपत्तियां और दायित्व के निपटारों की हिसाबी असर देने के लिए तैयार किया गया खाता अर्थात वसूली खाता। वसूली खाते को संपादन खाता के रूप में भी जाना जाता है। अब साझेदारी पेड़ी के विसर्जन के समय चौपड़े बंद करने के लिए रोकड़ बैंक सिवाय की संपत्ति और दायित्व का खाता बंद करके अपने कहाँ ले जाते हैं, वसूली खाते उसकी बही कीमत पर ले जाते हैं। उसके बाद संपत्तियों की उपज की रकम रोकड़ खाते उधार करके वसूली खाते जमा की जाए, और दायित्व के भुगतान की रकम वसूली खाते उधार और रोकड़ खाता जमा। क्योंकि जब संपत्ति की उपज होती है तो अपने पास में रोकड़ रकम आती है। अपने जो उधार जमा के नियम के अनुसार व्यक्तिगत खाते का नियम लागू होगा कि लेने वाला खाता उधार, देने वाला खाता जमा, लाभ लेने वाला तो रोकड़ आई, इसलिए रोकड़ खाता उधार और वसूली खाते में जमा कर देंगे, जबकि दायित्व में भुगतान की रकम वसूली खाते अपने उधार करने की रकम चुकाते हैं, और इसलिए रोकड़ खाता जमा किया जाता है। अब वसूली खाते में आने वाला अंतर वसूली खाते का लाभ या नुकसान होगा। यह अंतर साझेदारों के बीच उनके लाभ हानि के वितरण के प्रमाण में बांट दिया जाता है। लाभ उनके पूंजी खाते जमा होता है, नुकसान उनके पूंजी खाते उधार होता है। ये तो अपने जो पुनः मूल्यांकन खाते के अंदर देखा। पुनः मूल्यांकन खाता क्लोज करते थे तब क्या करते थे, लाभ आता था तो साझेदारों के पूंजी खाते में उसकी असर जमा में देते थे, और हानि आती थी तो साझे पूंजी खाते में उधार में असर देते थे, जो प्रवेश और निवृत्ति के अंदर सीख चुके हैं। अब ऊपर के अनुसार विसर्जन की हिसाबी असर देने के लिए वसूली खाता तैयार किया जाता है। वसूली खाते का अपने नमूना दिया, नमूना के बाद में दिया गया, और लेकिन अपने वसूली खाते का नमूना ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ टिप्पणी पूछी जाती है। वसूली खाता पे टिप्पणी लिखो, इसमें से बड़े सवाल कोई भी नहीं पूछा जाएगा। जितना मैं चलाऊँ इतना ही सवाल करना है। उदाहरण एक ही करना है, दो से उदाहरण एक भी करना नहीं है। साझेदारों के लोन खाते कितनी बार धंधे को आर्थिक मदद के उद्देश्य से साझेदारों द्वारा पेड़ी को लोन दी जाती है।
और साझेदारी पेड़ी के विसर्जन के समय साझेदार की पूंजी वापस करने से पहले साझा की लोन वापस की जाती है। इसलिए विसर्जन के समय साझेदारों का लोन खाता भी तैयार किया जाता है। यानी साझेदारों ने पेड़ी को लोन दी हो तब, लोन दी हो तो ही। अब फिर तीसरा क्या है कि साझेदारों का पूंजी खाता या चालू खाता। अब साझेदार का पूंजी खाता और चालू खाता के संदर्भ में उसके पहले विवरण अभ्यास किया गया है। पेड़ी के विसर्जन के समय सभी प्रकार की जिम्मेदारियां चुकाने के बाद साझेदारों की पूंजी वापस की जाती है। जो अपने अभी विसर्जन की प्रक्रिया के अंदर देखा कि पहला विसर्जन खर्च, फिर दायित्व, उसके बाद में रकम बचे तो लास्ट में जो रकम बचती है तो साझेदारों के पूंजी की रकम चुकाई जाती है। रोकड़ या बैंक खाता। पेड़ी का विसर्जन हो रहा होने से सभी व्यवहार रोकड़ में अथवा बैंक द्वारा किए जाते हैं। रोकड़ खाता वसूली खाते नहीं ले जाया जाता है। सभी रोकड़ आवक और जावक उस खाते में दर्शाई जाती है। अंत में बची हुई रकम साझेदारों को चुकाई जाती है। हमने जो हिसाबों का निपटारा तैयार करने के संदर्भ में जो प्रविष्टियाँ बताई कि प्रविष्टियाँ लिखने से पहले ऊपर दर्शाए अनुसार आवश्यक खाते खोलने पड़ेंगे। फिर पूंजी खाते, रोकड़ खाते की बाकियाँ दर्शानी पड़ेगी और साझेदार का लोन खाता हो तो लोन खाते की बाकी भी दर्शानी पड़ती है। अब अपने जो साझेदारी पेड़ी का जो विसर्जन की जो थियरी चलाई, वह थियरी जितनी भी चलाई वो लिखकर याद करना है। क्या कि इसमें से 8 मार्क्स की थियरी पूछी जाती है। सवाल और थियरी, सवाल छोटे छोटे पूछे जाते हैं, इसलिए थियरी लिखकर याद करना। अभी चौपड़े दिखाने कोई भी नहीं आया है। कल एक से लड़कियां जो है, लड़कियां चौपड़ा दिखाने, स्टेट का दिखाने, पार्ट 1 पूरा हो गया तो स्टेट का पार्ट 1 का कंप्लीट करके लड़कियां जितनी भी है वो लड़कियां सब कल 10 बजे चौपड़ा दिखाने आएगी।